बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इसका पिछला हिस्सा मैंने कल के कार्यक्रम में बना रखा है, जहां मैंने करीब इस कुंडली के खाली लग्न चार्ट पे 45 मिनट का एक अलग कार्यक्रम बनाया था। आज इनकी कुंडली के नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूँ और कुछ सवाल जो इन्होंने पूछे। एक बात बड़ी अद्भुत है कि जब कभी भी आप नवांश कुंडली देखने के बारे में विचार करें तो उसके पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन से भाव का अधिपति, ध्यान से समझिएगा, लग्न कुंडली के कौन से भाव का अधिपति नवांश का लग्नेश बन रहा है। यानी कि यहाँ की कुंडली का दशम भाव का अधिपति यहाँ का लग्नेश बन रहा है और वो आपकी कुंडली में जा करके बैठा है लाभ भाव में लाभेश के साथ। पत्नी भाव का अधिपति जन्म कुंडली में, जो पत्नी का लग्नेश, पत्नी की कुंडली का लग्नेश बना, वो जन्म कुंडली में लाभ में बैठ के लाभेश के साथ। लेकिन वस्तुतः जो स्पाउस का घर होगा ये हो जाता है सातवां भाव। यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी और चंद्रमा उच्च के यहीं बैठ गए। गुरु नैतिक तत्वों के कारक और सूर्य नैतिक तत्वों के कारक, चंद्रमा जैसा ग्रह। इसका मतलब है कि दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है और पत्नी आपके साथ हमेशा ही खड़ी हैं किसी भी स्थिति में। और उनके आने के बाद आपकी कुंडली में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि लाभ भी मिलेगा और मिला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ भाव के अधिपति लाभ भाव में लग्नेश के साथ मंगल और बुध दोनों की दृष्टि, क्रिएटिविटी और जन्म कुंडली में पंचम भाव यहाँ पे अलग तरीके का भाव, जिसे मैं बेहतर कहूंगा जो प्रेम में उत्साह और ऊर्जा दोनों का संचार करता रहता है। थोड़ी बहुत चपलता बनती है, वो एक सामान्य सी बात है। राहु शनि और शुक्र का जन्म कुंडली में यहाँ बैठना, अब जरा विचार करिए तो यहाँ पे शुक्र बनते थे भाग्य भाव के अधिपति और जा करके बैठे थे द्वितीय भाव में। इन्होंने बात कही है कि शुक्र की दशा जब से 2022 के कुछ महीने से आई है, 2020 के फरवरी से मार्च से, तब से थोड़ी सी स्थिति और थोड़े से स्वास्थ्य में कमजोरी या फिर किसी भी तरीके से गड़बड़ी थोड़ी ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा हो गई। मैंने याद करिए कल के कार्यक्रम में कही थी बात कि शुभ ग्रह का तीसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। वो कई बार व्यक्ति के सहन शक्ति को कम कर देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात इसलिए हो जाती है कि आपके भाग्य भाव पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, यहाँ गौर करिए, राहु शनि के कारण व्यक्ति के दाम्पत्य में और व्यक्ति को कई बार, और यहाँ पे सूर्य और जन्म कुंडली में चंद्रमा के एक साथ बैठने, मंगल की दृष्टि यहाँ, मंगल की दृष्टि यहाँ, रोग से लड़ने की क्षमता है। और शनि राहु के प्रभाव में आने के कारण कई बार व्यक्ति को और व्यक्ति के शरीर में या दाम्पत्य में थोड़ी बहुत रोग बिलाय बन जाता है। इस स्थिति से, चाहे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मैं आपको एकमात्र उपाय दूंगा, चाहे वो आपके घर के किसी भी समस्या की जड़ की बात करती हो या कम जड़ को कमजोर करने का काम करती हो, उसका उपाय मैं आपको दूंगा, जहां पे समस्त प्रकार के रोगों से आप लड़ने की क्षमता आपकी दोगुनी चौगुनी होगी और निश्चित रूप से धन का सही तरीके से नियमन हो सकता है। लग्न में जो यहाँ पे 11 नंबर की राशि बनी है वो यहाँ पे सुख भाव में राशि बनी है और यहाँ के जो लग्नेश हैं वो देखिए लाभ में बैठे हैं और यहाँ के लग्नेश भी लाभ में बैठे हैं। यहाँ के लग्नेश चतुर्थ भाव में तीन शुभ ग्रहों के साथ। इसका मतलब है कि व्यक्ति के करियर में कभी भी उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं रहेगी और निस्संदेह वो बेहतर तरीके से अपने, यहाँ पे जो दशम स्थान का पूरक बना वो बहुत अच्छा बन गया, गुरु बुध और चंद्रमा बैठ गए और यहाँ पे शुक्र जैसा ग्रह सम संख्या की राशि में और शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह बन गए। इसका मतलब है कि रिकॉग्निशन मिलेगी। और इस दशा काल में मैं जो देख रहा हूं कि 2023 के 12वें महीने के बाद भी या अभी भी एक वक्त ऐसा चल रहा है जो आपको प्रमोशन वगैरह के लिए संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो शुक्र यहाँ बैठे हैं जो कुछ ना कुछ अच्छाइयां दे सकते हैं। यहाँ के अगर धन भाव के अधिपति जो है वो मेष राशि में गए हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ का जो धनेश है वो यहाँ पे धन भाव का अधिपति यहाँ भी बन रहा है। लेकिन गौर करिए यहाँ पे गौण राशि बनी थी और यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि बन रही है। इसका मतलब है कि यहाँ के धनेश जो हैं वो वस्तुतः आपकी कुंडली में आपके लिए बड़े ही रोचक होंगे, अच्छे होंगे और निश्चित रूप से अगर वो किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर पत्नी के साथ जुड़ करके भी अगर कोई कारोबार करा जाए तो निस्संदेह उसके स्थापित होने के योग कई गुना ज्यादा हैं और निस्संदेह यहाँ पे दाम्पत्य कमजोर होते हुए नहीं देखा जा सकता। छोटी मोटी बीमारियां इस वजह से घर में समाई हुई हैं क्योंकि चंद्रमा उच्च के तो हैं लेकिन पापक या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो अस्त ग्रह के श्रेणी में चले जा रहे हैं
इस वजह से ऐसी बात हो रही है। दूसरे नंबर पे रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव को या और शुक्र और गुरु का संबंध जन्म कुंडली में राहु से प्रभावित, रोग भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि चल जाएगी और ऊपर से जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से ये ग्रह आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है और उस पे राहु का संबंध है। हालांकि वो किमद्रु में नहीं होगा क्योंकि गुरु और शुक्र उससे केंद्र में बैठे हैं। यहां पे वही चंद्रमा अमावस्या दोष से पीड़ित हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अंश पे बैठा है जहां वो सूर्य और चंद्रमा को एक साथ ला करके दाम्पत्य में से कुछ अच्छी चीजों का निचोड़न करने का काम कर रहा है। इस कारण से कई बार ये स्थिति, हालांकि उसको एक अलग तरीके का बल भी मिलेगा जो आपस में बांधने के लिए व्यक्ति को मजबूर करता है। तो क्या बात मिली कि लग्नेश यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे हैं, जो मंगल होते हैं, यहाँ के लग्नेश शनि लाभ में, यहाँ के लग्नेश लाभ में, यहाँ के जो लग्नेश थे वो धनु के और यहाँ आकर के वो जन्म कुंडली में मिथुन के बैठ रहे हैं। यहाँ से ज्यादा अच्छी स्थिति शनि की यहाँ होगी जो आयु और धन दोनों को देने वाली हो सकती है। थोड़ी बहुत मानसिक चिंता दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति की रेगुलर बढ़ी है जिम्मेदारी के कारण। पराक्रम भाव के अधिपति मंगल का परिवर्तन में होना और यहाँ पे वो मंगल जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठ करके अच्छाइयां उत्पन्न कर रहे हैं और निस्संदेह दाम्पत्य को बेहतर बनाने के लिए रेगुलराइज कर रहे हैं, साहस भरने का काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ पे मित्र की राशि पे पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि मंगल और बुध का प्रभाव एक साथ भी अगर बैठे, अगर दृष्टि को हम थोड़ी देर के लिए हटा भी देते हैं तो मंगल का बुध के नवांश में जाना ही जातक को भगवत भक्त बना दे और कई प्रकार से व्यक्ति को उसके इच्छा की पूर्ति में उसका सहयोग करवा देते हैं। अगर पत्नी ने जब भी कोई चीज चाहा हो उनको कई बार चीजें मिल जाती हैं। अलग बात है थोड़ा विलंब होता होगा क्योंकि लग्नेश जन्म कुंडली में बुध के साथ और लग्न पे सूर्य चंद्रमा गुरु और अष्टम भाव में शनि का प्रभाव थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ, हालांकि मैं उसे बहुत ही नगण्य मानता हूं, मैं उसे नगण्य ही कहूंगा। यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में वृषभ मेष राशि में बैठे हैं, पीछे गए हैं और यहाँ पे वही शुक्र जन्म कुंडली में मिथुन के बैठे हैं और यहाँ से वो जन्म कुंडली में देखिए 1 2 3 मित्रता बहुत अच्छी रहेगी। उसके ठीक पीछे सूर्य और गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं और शुक्र का प्रभाव यहाँ पे कई बार असंतोष की प्रवृत्ति और कई बार गैस्ट्रिक समस्या या कई बार थायरॉक्सिन की समस्या सूर्य चंद्रमा और गुरु के कारण ऐसी स्थितियां दिखती हैं क्योंकि वस्तुतः जन्म कुंडली में मंगल जो हैं वो बुध के साथ बैठे हैं। तो वात पित्त और कफ कई बार अनकंट्रोल्ड होते रहते हैं, ये एक सामान्य सी बात है। इसको लेकर के अगर मैं समझूं तो सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए और जो उपाय मैं बताऊंगा उसे जरूर ही धारण करिएगा। पंचम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में 12 में मित्र की राशि में, यहाँ पे वही बुध जो है वो स्वग्रही हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पंचमेश यहाँ पे थोड़ा कमजोर क्योंकि 12 में, लेकिन यहाँ पे वो बलवान हो गए जो इच्छा पूर्ति में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं जानी चाहिए और निसंदेह वो आपके लिए अच्छे हैं। यानी कि नवांश कुंडली में वो ग्रह अगर स्वनवांश में जाता है इसका मतलब है कि वो आपके साथ खड़ा है। क्लियर है? यानी कि बुध की दशा में यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन धान्य आदि संतति और संतान, साथ ही साथ पत्नी और दाम्पत्य के क्षेत्र को कुशलता से बना करके रखने वाला होगा। वहीं छठवें भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में तुला राशि में, शुभ ग्रह की राशि जिसके अधिपति उससे केंद्र में बैठे हैं, 7वें बैठे हैं, ये अच्छी बात होती है। और यहाँ पे वही चंद्रमा जो है वो उच्च के हो जा रहे हैं, यानी कि इससे ज्यादा यहाँ नीचा भी राशि थे। गौर करिए चंद्रमा जो है वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे थे, वृश्चिक राशि की तरफ, और यहाँ पे वो टोटल उच्च के हो गए। गुरु के साथ और सूर्य के साथ बैठने से पत्नी जो है वो विश्वसनीय है और विश्वसनीय होंगी। ससुराल से संबंध अच्छे रहते हैं, ससुराल का लाभ और किसी भी तरीके से उनका नुकसान नहीं होता। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे पत्नी जो है वो सास ससुर को साथ लेकर के चलने वाली और परिवार को बांध करके रखने वाली होती है। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति कुंभ राशि में, ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि शत्रु की राशि है और यहाँ पे वही जो सूर्य हैं वो वृषभ राशि में, स्थिर राशि में। अब जब तुलना करेंगे तो कौन सी राशि ज्यादा सपोर्टिव होगी? यहाँ पे वो कुंभ राशि में लग्न में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वो वृषभ राशि स्थिर राशि में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव वस्तुतः नीच का भाव होता है, इस वजह से यहाँ पे यही कारण है कि पत्नी को कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। और वस्तुतः तो जब लग्न में सूर्य बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक चिंता देते रहते हैं, चाहे दांतों का दर्द हो, चाहे हड्डियों का दर्द हो, चाहे थायराइड की समस्या हो, चाहे बीपी हो, चाहे पेट की समस्या हो, चाहे शुगर हो, चाहे कुछ भी हो, सारी तरीके की समस्या आप गिनवा सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो राहु के साथ बैठे हैं। और यहां पे क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, तो इम्यून कमजोर हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः तो कमजोर हो रहा है, उच्च के हैं, इस वजह से वो अपना संपूर्णतः एक तरफा बल देते रहेंगे, फल देते रहेंगे अपने कारक क्षेत्रों का, जैसे प्रेम, सौहार्द्रता, हृदय से कनेक्ट करना, कंटिन्यूअस एक जैसा लगातार बना के रहना, प्रेम का भाव रखना, इमोशनल होना और तुरंत ही सामने वाले के सामने बिल्कुल नहीं बिछ जाना। इस तरीके का जो भावनात्मक लगाव है वो चंद्रमा देते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को कमजोरी मिलती रहेगी। मैंने कई बार ये बात कही है कि चंद्रमा सूर्य अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएंगे तो कई तरीके की समस्या देने लगते हैं। अगर लग्न में वो बैठेंगे तो आपको आत्मबल से कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ, निस्संदेह आपके चिंतन के कारण भी हो सकते हैं या चिंता के कारक भी हो सकते हैं, हड्डियों का रोग दे सकते हैं और कई बार आपको जो है वो मजबूती भी देते हैं। तो ये इस तरीके की समस्याएं, यहां तक मैंने बात कही। छठवें भाव के अधिपति मित्र की राशि में थे और यहाँ पे बुध जो है वो स्वग्रही थे, इस वजह से आपके पास रिसर्च वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे विपरीत स्थिति का निर्माण कर रहा था। पर वस्तुतः एक वक्त के आने के बाद वो सारी जो समस्याएं हैं, जैसे आपने कई बार ये लोगों के जीवन में देखा होगा, यहां बैठ करके आपको एक नैतिक शिक्षा देता हूं। सबसे पहले आप लोग आने वाले दिनों में और प्रत्येक हफ्ते या प्रत्येक दिन सपरिवार एक साथ, अगर कोई एक व्यक्ति रो जाए या कोई एक व्यक्ति रह जाए घर में, तो अगर आसपास का कोई मंदिर हो तो जरूर जाया करिए। ये इस समय की तो मांग है ही। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अजीब लगेगा आपको, पर मेरा चेहरा जो है वो देख रहे होंगे, मैं थोड़ा अभी जो है वो शाम को आराम करता हूं तो सो करके उठा हूं, मतलब थोड़ा सा, वही 10 मिनट 15-20 मिनट, उसमें ही मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या मैंने देखा है, सच्ची बात है कि वहां पे मैं स्वप्न में ही लोगों को उपदेश दे रहा हूं, और वो उपदेश इसलिए दे रहा हूं और उसमें वो मेरे हाथ में एक जो है वो लोहे की कोई छड़ है, जिसपे अगर मैं कहूं तो मेरे यहाँ का, जिसपे ये लाइट लगा हुआ है, मेरे यहाँ का जो लाइट है, जो एक बड़ा सा बल्ब है वो लगा है, वो वही मैंने ले रखा है। और अपने एक मित्र को, जो मेरा मित्र है जिसका नाम हेमंत है, मैं उसको डांट रहा हूं और उसको उसी से पीट रहा हूं और बोल रहा हूं कि देख तेरी करतूत तेरे सामने आ गई, तू मंदिर नहीं जाता था इसलिए तेरे पैर टूट गए। मैंने ऐसा उसको कहा, स्वप्न की बात कर लो, ये सच्ची बात है, अभी शाम की बात है, ये अभी बज रहे हैं 7:58। आज दिन है शुक्रवार और मैं 5 बजे से 5:30 की बात कर रहा हूं, वो शाम का स्वप्न। देख तेरे कुकर्म का फल तुझे मिल गया, तू मंदिर नहीं जाता है, भगवान पे भरोसा नहीं करता है, और मैं वही चीज लेकर के उसको पीट रहा हूं और बोल रहा हूं कि अब तो कम से कम सीख ले, मंदिर जाया कर। अब आप लोगों को एक बात और बताता हूं, बड़ा अजीब लगेगा, पर मैं हृदय से ये बात कहूं, बिल्कुल ही सत्य बात है। जब जब चाहे राजस्थान वाली बात हुई थी, करौली की हिंसा, उसके बाद कानपुर की हिंसा, उसके बाद आपको बताऊं इधर जब जब भी मैंने देखा है, ये बात मैंने भी महसूस करा है कि जब जब ऐसी कोई बात जो हुई है झगड़े वाली, जो सड़क पे जब कुछ लोग उतरे हैं, तो मैं स्वप्न में डर जाता हूँ, या स्वप्न में ही मुझे वो कई बार वो चीजें दिख जाती हैं कि जहां पे कुछ डिस्प्यूट टाइप का हो रहा है या कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ देख लेता हूँ। मतलब ये, अगर मैं कहूँ आप लोगों को भरोसा ना हो, पर मैं ये बात बहुत अंदर तक जो है वो हिल जाता, मैंने लोगों से भी बताया, मैंने अपने घर में भी बताया कि ऐसा मैं देख लेता हूँ और ये चीज जो है वो बड़ी परेशान कर देती। फिर मैं सहम जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, नहीं कुछ ऐसा ना हो, डरना वाजिब है। तो ये चीज होती है। तो फिर से मैंने वो स्वप्न देखा है। अब मैंने जो है वो ये चीज देखा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सदस्य घर का अलग अलग टाइम पे हो या एक साथ हो, अवश्य ही मंदिर जाया करिए, अवश्य ही मंदिर जाया करिए। मैं इस पे एक अगली बार जो मेरा 100 का कार्यक्रम बनेगा, 100वें कार्यक्रम में आप लोगों के मंदिर जाने के बारे में 2 तथ्य बताऊंगा, जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूं कि एक वर्ग ऐसा है हमारे सनातन धर्म में जो मंदिर जाने से कैसे आपको रोकता है, और दूसरा जो है वो तर्क ये देता है कि मंदिर क्यों जाना आवश्यक है। इस पे ही हमारी चर्चा होगी 100वें कार्यक्रम में, लेकिन अभी तो 37वां 38वां है, थोड़ा इंतजार करना होगा, 1-2 महीने बाद आप लोग उस कार्यक्रम का इंतजार करिए। उस तरीके के कार्यक्रम लाने से मुझे भी अच्छा ही लगती है वो चीज़ और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, निसंदेह वो कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। तो मैं यहाँ पे था कि आप लोग मंदिर जरूर जाया करिए, प्रत्येक दिन जाया करिए, क्योंकि भगवान को छोड़ेंगे
तो भगवान आपको छोड़ देंगे, और जिस दिन भगवान ने आपको छोड़ा उस दिन देख लो दुर्गति आपकी कौन सी है। देख लीजिए, आप स्वतः ही देख सकते हैं कि आपकी दुर्गति कौन सी हो रही है। उस पर बृहद चर्चा करूंगा और बड़े अच्छे से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे बुध जो है वो यहाँ पे विपरीत परिस्थिति बना रहे थे, पर यहाँ पे वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठ रहे हैं। अपने ही नवांश में बैठा ग्रह, अपने मित्र के साथ बैठा ग्रह लाभ को प्रदर्शित करता है और लाभ को देने वाला होता है, और कई तरीके से आपको जो है वो पुरस्कृत भी करता है। तो बुध की दशा यहाँ पे अच्छी जा सकती है। नवम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो जाकर के मेष राशि में बैठे हैं, जो ग्रह स्वयं ही परिवर्तन योग बना रहा है, और वस्तुतः वो उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, सामान्य संबंधों में होते हैं। और यहाँ पे वही शुक्र जो है वो मित्रता में जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अष्टम भाव में रिसर्च, और कई बार पत्नी को पढ़ी लिखी या अनुभवों की मालकिन, अनुभवों का जो मालिक हो वैसा बना देता है। कई बार पेट में गैस्ट्रिक आदि की समस्या पत्नी को बीमार कर सकती है। तरह तरह की छोटी छोटी बीमारियां, उनको कोई ना कोई दवाइयां चलती रहती हैं, ऐसा होता है, और इसको आप कम नहीं कर सकते। आपने हर चीज का मुझे उपाय पूछा है, मैं आपको यही कहूंगा, अभी आपकी कुंडली में एक ऐसी दशा चल रही है जो क्रमशः आपको 2023 के 12वें महीने तक परेशान करेगी। आप इसका कुछ इलाज ना ढूंढो, चुपचाप जितना उपाय बताऊंगा वो उतना कर लीजिएगा। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में, एक बात और बताता हूं, उपाय के नाम पे और इलाज के नाम पे बड़े भ्रम फैले हैं। इस वजह से उस पर भरोसा करने से ज्यादा आवश्यक है कि राम जी की तरह 14 वर्ष का वनवास काट लिया जाए, तभी जाकर के आप 11,000 वर्षों का शासन करेंगे। कई बार होता है वो कलयुग था, वो सतयुग था, वो द्वापर था, वो त्रेता था, नहीं, ये आज भी कलयुग में भी, कलयुग तो और बढ़िया है। यहाँ पे आप तो सिर्फ सोच लेते हैं, आपको अच्छा फल मिल जाता है, और जब तक आप पाप करते नहीं तब तक आपको उसका दोष नहीं लगता। इससे अच्छी बात कलयुग की और क्या हो सकती है। और इससे अच्छी बात सतयुग में तो कितनी तपस्या करने के बाद भगवत प्राप्ति होती थी, यहाँ तो यूं आपको तुरंत मिल जाते हैं, को तो कठिनाई तो और भी नहीं, तुरंत मिल जाते हैं। तो ये बात है। तो अष्टम भाव के बाद नवम भाव बताया। दशम भाव के बारे में चर्चा करूं तो दशम भाव के अधिपति मित्र की राशि में परिवर्तन योग बहुत बढ़िया, उससे दृष्ट भी है। दशम भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट है। कर्म क्षेत्र हमेशा सजग रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके ही कमजोर होने के कारण कई बार वो थोड़ी बहुत परेशानी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वही मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बुध के नवांश में अच्छे परिणाम देंगे, और निसंदेह वो लग्नेश हो रहे हैं। और यहाँ पे भी जन्म कुंडली में मंगल दशम स्थान के अधिपति थे, यहाँ पे वो लग्नेश बन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिन तक अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, उसको तुरंत ही नौकरी मिल जाती है, और आसानी से उसका जीवन अपने लिए अगर काटना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पूरी जिम्मेदारी का बोझ ना हो तो, या उसे व्यक्ति कई बार अगर जिम्मेदारी का बोझ ना समझे तो। एकादशवें भाव के अधिपति, ये बात मैंने बताई, परिवर्तन योग। यहाँ पे गुरु जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, और वस्तुतः यहाँ पे सब पंचमेश होकर के सप्तम भाव में, और उसके साथ साथ धानेश होकर के इस कुंडली में उनकी स्थिति इस कुंडली से ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब है कि गुरु जो है आपकी कुंडली में आपकी पत्नी के साथ साथ आपके भी साथ एक वक्त पे आने वाले हो जाते हैं, और उनका परिवार भी आपके साथ होता है, और उनका परिणाम भी आपके साथ होता है। ये आपकी कुंडली है। 12वें भाव के बारे में मैंने चर्चा करी। लग्नेश यहाँ पे जो थे वो धनु राशि में बैठे थे, और यहाँ पे जो शनि है वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं। यहाँ से ज्यादा अच्छी स्थिति इनकी यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे लग्नेश लाभ भाव में और शनि जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से थोड़ी सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि पंचमे चतुर्थेश जो है वो अष्टम में जा रहे हैं। इस कारण से कई बार भवन भूमि वाहन, इन्होंने लिखा है कि मैं कई वर्षों से जो है वो भवन भूमि के बारे में प्रयास कर रहा हूं, पर वो नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण चतुर्थ भाव के अधिपति पीछे गए हैं, और यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में गए हैं। इस कारण से ये समस्या हो रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक मंदिर का दर्शन करना चाहिए, अगर हो सके तो इसके लिए आपको दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए, या फिर बजरंगबली के मंदिर का भी दर्शन किया जा सकता है, उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। ये आपकी कुंडली का संपूर्ण एहसास रहा। लग्न नवमांश, अगर दशमांश कुंडली की बात करते हैं तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का चतुर्थ में आना, चतुर्थ भाव के अधिपति बुध के साथ बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना जो कि पंचम भाव के अधिपति है, यानी कि लग्न, चतुर्थ और पंचम, इन तीनों का योग एक साथ बना, और तीनों का प्रभाव दशम भाव पे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार पद भोगता होता है और पद पे होता भी है, पर कई बार उसकी अपनी ही कमजोरी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, और यहाँ पे शनि राहु के साथ, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ बैठ जा रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है वो वृषभ राशि के बैठ जा रहे हैं, यहाँ पे सूर्य जो है वो राहु के साथ बैठ जाते हैं। वो पद प्राप्त करने में उसको मशक्कत, दिक्कत होती है, या सरकार का सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, लक्ष्मी बच नहीं पाती, या धन बचाने में मुश्किल होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि वस्तुतः आपकी कुंडली का अल्टीमेटली सारे परिणाम कैसे हैं, जहां पे ओवरऑल की बात की जाती है। मैं एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में मेहनत हमेशा ही करनी होगी,
आपकी कुंडली के आधार पर सुख आपकी कुंडली में थोड़ा सा जो है वो देर से मिलेगा, विलंब से मिलेगा और थोड़ा कम मिलेगा। मानसिक शांति आपकी कुंडली में थोड़ी कम रहेगी। धन आप कम बचा पाएंगे। पत्नी आपसे प्रेम करेंगी पर बताएंगी नहीं कभी। और आपकी कुंडली का करियर हमेशा ही अच्छा बना रहेगा, उस पर कोई आंच नहीं आने वाली है। आपके जीवन में अनुभव हमेशा ही है, आप उसका लाभ उठाते रहिए। संतान पक्ष से आपकी कुंडली में संतान के प्रभाव से मैं उसे थोड़ा बहुत कमजोर या जिद्दी देख रहा हूं। या बुद्धिमान तो है, तकनीक क्षेत्र का वो जानकार हो सकता है, लेकिन एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी संतति आपकी सेवा अवश्य करेगी और आपके साथ विपरीत परिस्थिति में खड़ी भी रहेगी। ये मैं लिख करके दे सकता हूं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके भाई बहनों का सुख थोड़ा कम सा है, उन्होंने आपका लाभ भी उठाया है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर टोटल तरीके से देखूं तो मेहनती आप हैं, पर मेहनत का परिणाम आपको देर से मिला है या कम मिला है, और ये ऐसा ही होगा, आप इसको बदल नहीं सकते। ज्योतिषी का काम होता है कुंडली पढ़ देना। समाधान अगर होता तो परीक्षित सर्प से डसे नहीं जाते, और अगर समाधान जैसी कोई बात होती तो निसंदेह कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की होती है कि हम अपने चश्मे को बदल लें, या वस्तुतः ज्योतिष आपकी सहायता सिर्फ इस मामले में कर सकता है कि आप अपने कर्म को बदल लें। दोनों ही चीजें मैंने बता रखी। अगर कोई ज्योतिषी आपसे ये कहता है कि मैं इस ग्रह को यहाँ पे, कोई एक इंस्टाग्राम पे मैंने कोई एक बात पढ़ी थी, कितनी मतलब अजीब बात है कि क्या कुछ लिखा था उसमें कि यहाँ पे 100 रुपए में ग्रहों के चाल बदल जाते हैं और भाग्य बदल जाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को किसने कहा है कि ज्योतिष जैसी चीज जो है वो भाग्य को बदल देती है? ये भ्रम किसने फैलाया है? और ये किसने कहा है कि ज्योतिष जैसी चीज जो है वो ग्रहों की चाल को बदल देती है? ये किस बेवकूफ की किताब में लिखी थी और किस बेवकूफ ने ये बात कही थी? ज्योतिष कभी भी ग्रहों के चाल कहां बदलता है? किसने कहा था? और इस तरीके के जो है वो चीज और इस तरीके के कार्यक्रम आपको कई तरीके से मिल जाएंगे कि ज्योतिष के नाम पे नहीं। जो ज्योतिष नहीं जानता वस्तुतः वो ज्योतिष पे आक्षेप ना करे, जो जानता है कम से कम उससे तर्क आकर के कर सकता है। मैं समझता हूं कि ज्योतिष जैसी विधा कम से कम आपको देखने का रास्ता दिखाती है और आपको हर बार वही प्रयास करवाती है कि आप अपना कर्म बदल लो, नहीं तो आने वाला वक्त आपको परेशान कर सकता है। इससे ज्यादा ज्योतिष के क्षेत्र में और ज्योतिष के झोले में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ज्योतिष का प्रत्येक अंत और ज्योतिष के प्रत्येक शब्द इसी चीज पे जाकर के टिक जाते हैं, खत्म हो जाती है उसकी यात्रा। कर्म बदल लो, नहीं तो आने वाला वक्त ठीक नहीं है। इससे ज्यादा ज्योतिषी आपको क्या बता सकता है? बस यहाँ पे तो पता नहीं इसके बारे में कई चीजें भ्रम में फैला दी जाती हैं कि ग्रह बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाते हैं, उम्र बदल दिए जाते हैं। वो प्रेम रोग वाली बात है क्या, जहाँ पे पंडित जी को जो है वो ऋषि कपूर के मामा मामी जो है वो किसी से जाकर के कहते हैं कि 100 रुपया दे दो। ये फिल्मों के बारे में तो बात ही ना करो। हाँ, वो लोग तो पता नहीं कहाँ पे ले जाना चाहते थे। चलो ठीक है, खैर तो ये बात है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष जैसे ग्रंथ पे कभी भी सवाल नहीं खड़े करे जा सकते, और बिल्कुल ये सत्य है। अगर किसी को करनी हो तो बिल्कुल स्वागत है उसका, मैं यूं खड़ा हूं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई जाने वाली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और भी कोई चीज जो जानने वाली हो, मैंने होरा कुंडली की चर्चा कल कर रखी थी, फिर भी बता देता हूं अगर भूल गए हो तो। गुरु, शनि, शुक्र और बुध की दशा आपकी कुंडली में जिस होरा में गए हैं, सूर्य के होरा में, कठिनाई से प्राप्त कराएंगी, पर मेहनत करने वाली होती हैं। मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपके जीवन में शांति से और आराम से निकल जाती हैं। ये बात और भी बता दूं अगर तो कुछ चीजें आपको, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मृतप्राय थे, ये मैंने कल भी बताया था। मंगल आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे थे, युवावस्था में थे, वो 100% परिणाम करेंगे। बुध आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे। गुरु, शुक्र, शनि आपकी कुंडली में 25% के साथ आगे बढ़ेंगे, 50% के साथ। राहु और केतु आपकी कुंडली में 0 डिग्री के साथ है, या कमजोर है या कमजोर है या कमजोर है। इस वजह से उनकी दशा में थोड़ी मेहनत बढ़ा सकते हैं या मेहनत करवा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।